मुकेश सहनी कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये बात आप पक्के तौर पे मानिए कि अगर एनडीए में उनको लोकसभा का सीट अधिक मिला और मुकेश सहनी इस बात को भांप लिए कि वो जीत सकते हैं और सांसद बन सकते हैं, तो वो कभी भी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। मांझी और सहनी बचेंगे कहाँ सीट के लिए? उनके लिए स्पेस कहाँ है महागठबंधन में? और आप कोई भी औपचारिक देख लीजिए, जो बड़ा मीट होता है पार्टी का, उसमें कहाँ ये दो पार्टी के नेता मौजूद रहते हैं? ये तो वैसे भी दरकिनार किए हुए लोग हैं। जीतन मांझी की पार्टी तो कई बार नरेंद्र मोदी का तारीफ भी ये लोग किए हुए हैं, नीतीश कुमार का भी बुराई किए हुए हैं, नरेंद्र मोदी का भी बुराई किए हुए हैं और नीतीश कुमार का प्रशंसा भी किए हुए हैं। तो वो हमेशा अपने लिए दरवाजा खोल कर रखते हैं जीतन राम मांझी कि जब जहां तब, जब जैसा तब तैसा वाला हालचाल। मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को कैसे एनडीए में शामिल कराया जाए? महागठबंधन की प्लानिंग एकदम साफ दिख रही है कि जाति में तोड़ो, अगड़ा पिछड़ा का बात करो, और जब तक अगड़ा पिछड़ा का बात नहीं करिएगा तब तक पूरा हिंदू बीजेपी को वोट दे रहा है। अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई करके वोट को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए ये बयान आया। और इस बयान को जस्टिफाई कौन किए? तो इस बयान को जस्टिफाई किए उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी प्रसाद यादव। बीजेपी को यह एजेंडा पता है कि जब तक हिंदू वोट एक साथ नहीं आएगा, सभी जाति, कोई जाति का आप जिक्र कर लीजिए, आप बढ़ई की बात कर लीजिए या उससे ऊपर बनिया की बात कीजिए या उससे ऊपर ब्राह्मण की बात कीजिए, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ, सबका वोट जब तक नहीं मिलेगा तब तक बिहार में लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर पाना बीजेपी के लिए असंभव है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना नाली साफ करने वालों को भी उसका अधिकार दिला देगा। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था किसने बनाया? उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग होता है, उच्च वर्ग होता है। ये सब शब्द का प्रयोग आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों कर रहे हैं? ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि हिंदू वोट जो है वो टूटे, और अगर वो टूटता है तो इसका सीधा फायदा, प्रत्यक्ष फायदा जो है वो एंटी बीजेपी पार्टी को मिलेगा। आज 90 का दौर नहीं चल रहा है जहां बिहार में जातीय हिंसा होता था। आज वो दौर आ गया जब अटल पथ बन चुका है, आज वो दौर आ गया जब वाटर पार्क खुल चुके हैं, आज वो दौर आ गया जब पटना में मॉल्स चल रहे हैं, पीवीआर है और हर कुछ फॉरेन का सारा ब्रांड आ चुका है। महागठबंधन की स्थिति ऐसी है कि 7 पार्टियां हैं, सभी अपना सीट चाहेंगी। उसमें मुकेश सहनी कहाँ फिट बैठेंगे, उसमें जीतन राम मांझी कहाँ फिट बैठेंगे, और एनडीए में तो कोई है ही नहीं सिवाय लोजपा और बीजेपी के। बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस बीजेपी को नहीं है, लेकिन बिहार में चाचा और भतीजे की जो जोड़ी है ये हिंड्रेंस पैदा कर सकता है। देखिए, बिहार की राजनीति में जहां जदयू में टूट मची हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी कहीं कहीं पे सभाएं कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बिहार में एनडीए गठबंधन से अलग हुई बीजेपी 2024 और 25 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। दिल्ली में आने वाले सप्ताह में एक बड़ी बैठक बीजेपी के शीर्ष नेताओं और केंद्रीय नेताओं के द्वारा एक मीटिंग होने जा रही है, और इस मीटिंग में 2024 की तैयारी में नीतीश और तेजस्वी को किस तरीके से बिहार की सत्ता से अलग करना है, इसकी प्लानिंग भी होगी। इसी सब मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी उदित तारियन जी जुड़े हुए हैं। उदित जी, क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं, बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है। देखिए, मंगलवार को जो दिल्ली में बैठक होने जा रही है बीजेपी कोर कमेटी की, जिसकी अध्यक्ष था बिहार भाजपा प्रदेश के जो अध्यक्ष है संजय जायसवाल, वही करेंगे और उनके आवास पर यह बैठक होने जा रही है। इसमें 2-3 अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि 2-3 अहम मुद्दे और बेहद अहम मुद्दे होंगे। पहला मुद्दा, किस तरह महागठबंधन को पछाड़ सके। दूसरा मुद्दा, किस तरह जो जातीय उन्माद बिहार में फैला हुआ है और जो जात की राजनीति चल रही है, 10 बनाम 90, महाभारत, रामायण नफरती ग्रंथ है, इसके खिलाफ कौन सा एजेंडा बीजेपी बिहार में चलेगी कि 24 का लोकसभा को साध सके। और तीसरा और सबसे अहम कि मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को कैसे एनडीए में शामिल कराया जाए, इस पर बहस होने वाली है, इस पर चर्चा होने जा रही है। ये भी चर्चा होगी, बिल्कुल चर्चा होगी। पहला मुद्दा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या महागठबंधन को पछाड़ने के लिए क्या किया। देखिए, बिहार में आप 2014 के बाद से उठाकर देखिए, 2014 में बिहार में एनडीए को 39% वोट मिला था, 39% वोट शेयर अकेले एनडीए का रहा था, जबकि उस समय नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, उनको भी 16% मिला था।
और राजद भी अलग लड़ रही थी, तब भी करीब 40% एक मुश्त वोट बीजेपी को मिल गया था। वो एक मुश्त इसलिए मिल पाया था क्योंकि हिंदू वोट पोलराइज हुआ था, कॉन्सोलिडेट हुआ था, ध्रुवीकरण हो गया था। और 2019 में उससे अधिक मिला अगर देखा जाए तो सीट की संख्या। तो कुल मिला जुलाकर बीजेपी को यह एजेंडा पता है कि जब तक हिंदू वोट एक साथ नहीं आएगा, सभी जाति, कोई जाति का आप जिक्र कर लीजिए, आप बढ़ई की बात कर लीजिए या उससे ऊपर बनिया की बात कीजिए या उससे ऊपर ब्राह्मण की बात कीजिए, मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूं, सबका वोट जब तक नहीं मिलेगा तब तक बिहार में लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कर पाना बीजेपी के लिए असंभव है। लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल अगर आप देखिए, पिछले 3-4 महीने से जो बिहार में चल रहा है, क्या चल रहा है? 3-4 महीने से यही ना चल रहा है। अभी रिसेंट जो सबसे गर्म मुद्दा रहा वो आलोक मेहता का वो बयान रहा। इसमें आलोक मेहता 10% 90 की बात करते हैं, 10 बनाम 90 की बात करते हैं और कहते हैं क्या मेरी धामनी में उसी जगदेव बाबू का खून बह रहा है जिन्होंने कहा था कि 90 भाग हमारा है और 10 ने हमको शोषित किया है। मतलब सीधा आगरा पिछड़ा की लड़ाई करके वोट को कैसे तोड़ा जाए, इसके लिए ये बयान आया। और इस बयान को जस्टिफाई कौन किए? तो इस बयान को जस्टिफाई किए उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, जो बापू सभागार में जो वो बोल रहे थे जगदेव बाबू के कार्यक्रम में। क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना नाली साफ करने वालों को भी उसका अधिकार दिला देगा। उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था किसने बनाया? उन्होंने कहा कि निम्न वर्ग होता है और उच्च वर्ग होता है। ये सब शब्द का प्रयोग आखिरकार तेजस्वी यादव क्यों कर रहे हैं? ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि हिंदू वोट जो है वो टूटे, और अगर वो टूटता है तो इसका सीधा फायदा, प्रत्यक्ष फायदा जो है वो एंटी बीजेपी पार्टी को मिलेगा, चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो, या कोई भी वैसी पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ राजनीति कर रही है, उसको इसका फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा? इसका एग्जाम्पल आप 1990 से लेकर 2010 तक का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। अगर लवकु समीकरण की बात कीजिए, कोयरी कुशवाहा अगर नीतीश कुमार को वोट कर दे, यादव अगर आरजेडी को वोट कर दे, मांझी अगर जीतन राम मांझी की पार्टी को वोट कर दे, निषाद केवट मल्लाह अगर मुकेश सहनी को वोट कर दें, तो सारी जातियों का वोट तो बढ़ जा रहा है। तो अकेले सवर्ण क्या कर लेंगे बीजेपी को वोट देकर? इसलिए जातियों में तोड़ना है, और यह राजनीति अब स्पष्ट हो चुकी है बिहार में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज 90 का दौर नहीं चल रहा है जहां बिहार में जातीय हिंसा होता था। आज वो दौर आ गया जब अटल पथ बन चुका है, आज वो दौर आ गया जब वाटर पार्क खुल चुके हैं, आज वो दौर आ गया जब पटना में मॉल्स चल रहे हैं, पीवीआर है और हर कुछ फॉरेन का सारा ब्रांड आ चुका है। यहाँ के भी युवा अब एडिडास पहन रहे हैं, रिबॉक पहन रहे हैं, और महंगे महंगे ब्रांड्स केएफसी में बैठ रहे हैं, सीसीडी में बैठ रहे हैं। लेकिन आज भी अगर आप वर्ण व्यवस्था पर ही बात कर रहे हैं, आज भी आप 90 और 10 की बात कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने तो खंडन भी किया इसका। उपेंद्र कुशवाहा ने तो कहा कि जिस समय जगदेव बाबू ये बात कह रहे थे आज से 40 साल पहले, उस समय ये मुद्दा रेलिवेंट हो सकता था समाज में। लेकिन जब 30-35 सालों से समाजवादी सरकार ही बिहार में है, कोई फॉरवर्ड कास्ट का, कोई अपर कास्ट का तो सीएम है भी नहीं बिहार में। 15 साल यादव रहे और उसके बाद से 17 साल से लगातार कुर्मी के जो एक नेता है नीतीश कुमार, वो बैठे हुए हैं, और तब भी अगर आप 90 और 10 की बात कर रहे हैं तो आज ये मुद्दा कितना प्रासंगिक है। यही बात ने कहा उपेंद्र कुशवाहा ने। तो आप खुद आकलन कीजिए कि इस टूटते हुए हिंदू वोट को कैसे एकत्रित किया जाए। उसके लिए जो खबरें आई हैं, बीजेपी के सूत्र जो बताए हैं कि यह भी फैसला लिया जा सकता है उस बैठक में कि डोर टू डोर कैंपेन करेगी बीजेपी, डोर टू डोर हिंदुत्व का मुद्दा उठाएगी, दरवाजे से दरवाजे जाकर राम मंदिर 370 ये जो मामले हैं बीजेपी को, जिसको इन्होंने सुलझा दिया और अब क्रेडिट लेने का समय आया है, सुलझा ही दिया है भाई, वो सभी मुद्दे जनता के बीच पहुंचाएगी बीजेपी। इसके साथ ही साथ एक और मामला है कि जो सर्वे होता है चुनाव के पहले, वो सर्वे भी बीजेपी करा के देखेगी कि आखिरकार कितना जाति जो है वो इनके साथ है। और अगर मान लीजिए कि तब भी बात नहीं बने, तब बीजेपी क्या कर सकती है? तब बीजेपी सभी जाति के नेता उठाएगी। आखिरकार मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी पर चर्चा क्यों होने जा रही है इस बैठक में? कारण यही ना है कि बिहार में जो 14% निषाद वोट है, जो मुकेश सहनी बार बार क्लेम करते हैं कि 14% निषाद वोटर मेरे साथ हैं, उस 14% में मान लीजिए 10% ही सही अगर साधने में बीजेपी सफल रही मुकेश सहनी के मार्फत ही, तो इनको बड़ा फायदा होगा। मांझी वोटर्स के लिए जितना मांझी को लेना पड़े एनडीए में कुछ सीट देकर, क्योंकि देखिए महागठबंधन की स्थिति ऐसी है कि 7 पार्टियां हैं,
सभी अपना सीट चाहेंगी। उसमें मुकेश सहनी कहाँ फिट बैठेंगे, उसमें जीतन राम मांझी कहाँ फिट बैठेंगे, और एनडीए में तो कोई है ही नहीं सिवाय लोजपा और बीजेपी के। तो यहाँ पर तो आराम से उनको 2-2-3 सीट दिया जा सकता है। तो ये भी प्रयास रहेगा बीजेपी का कि मुकेश सहनी को तोड़कर लाया जाए, और मुकेश सहनी का बात बीजेपी के शीर्ष नेताओं से चल भी रहा है, ये खबर भी हमने चलाया। जीतन राम मांझी का भी बात चल रहा है बीजेपी के कुछ नेताओं से कि अगर वहां बात नहीं बनता है तो तुरंत स्किप करके यहां पे आ जाएंगे, और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आपको याद होगा चुनाव के ठीक पहले मुकेश सहनी ने आरजेडी के ऊपर बड़ा आरोप लगाकर बीजेपी में चले आए थे। तो ये होता है, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अगर एनडीए में चले आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा अगर अपनी पार्टी बनाकर एनडीए में चले आते हैं, आरसीपी सिंह हैं, प्रशांत किशोर हैं, चिराग पासवान हैं, तो ये एक ऐसा कुनबा तैयार हो जाएगा बीजेपी का, जहां पर अगर हिंदू वोट एक ना भी हो पाए, ना भी अगर ध्रुवीकरण उनका किया जा सके, तो जाति के आधार पर कम से कम जो वोटर्स हैं वो भी बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे। तो यही तमाम जो रणनीति होगा ना, इसको लेकर वो बहुत अहम बैठक होने जा रहा है। और उस बैठक में देखिए, अब 2024 के लोकसभा चुनाव में जो जनरल इलेक्शन होता है, बहुत समय भी नहीं बचा है। आम चुनाव में मुश्किल से अब 1 साल का समय बचा है। आप 2024 के फरवरी माह को याद कीजिए कि क्या होगा उस समय, याद मत कीजिए, कल्पना कीजिए, माफ कीजिएगा, कल्पना कीजिए कि क्या होने जा रहा है 1 साल के बाद। तो पूरी तरह से माहौल जो है वो राजनीतिक हो गया रहेगा, पूरी तरह से चुनाव प्रचार प्रसार चलते रहेगा, नरेंद्र मोदी प्रचार करते रहेंगे। तब बीजेपी के पास वो समय नहीं रहेगा कि वो बैठकर बिहार को लेकर कोई अलग से रणनीति बना सके। तो इसीलिए उस रणनीति के तहत अभी से काम करना है, क्योंकि यूपी में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस बीजेपी को नहीं है, लेकिन बिहार में चाचा और भतीजे की जो जोड़ी है ये हिंड्रेंस पैदा कर सकता है। और इसका ताजा उदाहरण जो है वो मूड ऑफ नेशन जो सर्वे हुआ इंडिया टुडे का, उसमें यह भी कहा गया कि अगर आज चुनाव हो जाए देश में तो बीजेपी को 300 सीटें आएंगी, लेकिन बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी को 25 सीटें आ जाएंगी। तो 25 सीट का मतलब बहुत बड़ा लॉस हो गया बीजेपी को। आज 39 सीट पर थे ये लोग, अब जदयू अलग हुआ तब भी ये लोग 25 के आसपास हैं ये लोग। तो स्थिति इतनी खराब हो जाएगी रत्ने। तो मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, क्या लगता है? मुकेश सहनी तो लगातार कहते हैं कि लालू यादव हमारे नेता हैं, नीतीश कुमार की भी बुराई कभी नहीं करते हैं वो, तो फिर आखिरकार बीजेपी में जाने का उनका मतलब फिर यही मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के ऊपर ये आरोप भी लगाया था कि हमारे पीठ में खंजर घोंपा गया है। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठे थे, झल्लाए थे और अचानक से आरोप लगाकर वहां से निकल लिए थे। मुकेश सहनी कब क्या कहेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये बात आप पक्के तौर पर मानिए कि अगर एनडीए में उनको लोकसभा का सीट अधिक मिला और मुकेश सहनी इस बात को भांप लिए कि वो जीत सकते हैं और सांसद बन सकते हैं, तो वो कभी भी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। यही स्थिति जीतन राम मांझी की पार्टी का है। जीतन राम मांझी की पार्टी तो कई बार नरेंद्र मोदी का तारीफ भी ये लोग किए हुए हैं, नीतीश कुमार का भी बुराई किए हुए हैं, नरेंद्र मोदी का भी बुराई किए हुए हैं और नीतीश कुमार का प्रशंसा भी किए हुए हैं। तो वो हमेशा अपने लिए दरवाजा खोल कर रखते हैं जीतन राम मांझी कि जब जहां तब, जब जैसा तब तैसा वाला हालचाल। आज के संदर्भ में भी आप महागठबंधन में कल्पना कीजिए ना, पहले तो जेडीयू और आरजेडी में सीट शेयरिंग होगा, बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस खड़ी है साथ में, कांग्रेस भी कम सीट पे कॉम्प्रोमाइज करेगी भी नहीं, वो भी 7-8-10 सीट मांगेगी ही मांगेगी। तो यही 3 पार्टी में जब 35 सीट के आसपास चला गया, तो फिर माले भी है, सीपीआई है, सीपीआईएम है, सीपीआईएमएल है। मांझी और सहनी बचेंगे कहां सीट के लिए? उनके लिए स्पेस कहां है महागठबंधन में? और आप कोई भी औपचारिक देख लीजिए, जो बड़ा मीट होता है पार्टी का, उसमें कहां ये 2 पार्टी के नेता मौजूद रहते हैं? ये तो वैसे भी दरकिनार किए हुए लोग हैं। तो इनके पास अब ऑप्शन क्या बचता है? अकेले लड़ेंगे तो पता है कि जमानत जब्त हो जाएगा इनका बिहार में। तो बढ़िया है कि जो भी लोकसभा में इनका 10-20-50 हजार वोट है, वो किसी ऐसी पार्टी को सपोर्ट कर दो जो जीतने वाला होगा। और इस बात को एडमिट करना होगा कि नरेंद्र मोदी का जो जलवा है, नरेंद्र मोदी का जो अपना एक ऑरा है, वो आज भी देश में बरकरार है। इस बात से इनका सर्वे का रिपोर्ट बताया, इंडिया टुडे का जो सर्वे हुआ, कि 3 सीट तो आज भी बीजेपी को आ जाएगा। अभी राम मंदिर शिलान्यास होने जा रहा है, उद्घाटन होगा। कई मामले हैं भाई, बड़े बड़े मामले हैं देश में जिनको इन्होंने सुलझा दिया। ये सब तो गिनवाएंगे ही, और वो इस बात पे चर्चा भी होने जा रही है कि घर घर जाके बताना है लोगों को कि देखो हमने ये काम कर दिया। अभी इस बार के बजट को आप देखिए, बजट में 1 साल के लिए जो राशन है गरीबों में वितरण का, वो बढ़ा दिया गया। तो 1 साल तो और उनको राशन मुफ्त का मिलने वाला है। तो ये सब बात का प्रचार प्रसार करना है। तो इसलिए मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी फैसला ले लेंगे और कोई बड़ा मसला नहीं है। उनकी बात चल भी रही है बीजेपी के शीर्ष नेताओं से, ये करीब 1 महीने पहले की खबर है। तो अब फाइनल होने वाला है कि वो किधर जाएंगे, इधर रहेंगे या फिर उधर चले जाएंगे। महागठबंधन क्या प्लान कर रही होगी तब? महागठबंधन की प्लानिंग एकदम साफ दिख रही है कि जाति में तोड़ो,
अगड़ा पिछड़ा का बात करो, और जब तक अगड़ा पिछड़ा का आप बात नहीं करिएगा तब तक पूरा हिंदू बीजेपी को वोट दे रहा है। तो उसी के लिए ये सब बयान आया। रामचरितमानस, गोवलकर की किताब, मनुस्मृति, 90 बनाम 10, 10 ने 90 को शोषित कर दिया, पढ़ने नहीं दिया, और तमाम तरह की जो बातें हैं। अब तो तेजस्वी यादव खुले मन से सब बात कर रहे हैं। अब आलोक मेहता को भी छोड़ दीजिए, वो भी पार्टी में मंत्री ही है, लेकिन तेजस्वी यादव के बात का मायने होता है। तेजस्वी यादव ने कहीं खंडन किया क्या? उल्टा सपोर्ट कर रहे हैं। चंद्रशेखर यादव को भी सपोर्ट कर रहे हैं कि आज के युग में अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी रामायण के बारे में टिप्पणी ना करे, रामायण को वो आकलन ना करे, तो वो गलत होगा। इसका मतलब रामायण पर अगर चंद्रशेखर यादव बोलते हैं शिक्षा मंत्री, तो सही बोलते हैं। तेजस्वी यादव ने यही ना बयान दिया था बाबू सभागार में कि कोई भी शिक्षित व्यक्ति, कोई भी तार्किक बुद्धि का जो आदमी होगा, जो लॉजिकल इंसान होगा, वो रामायण पर सवाल उठा सकता है, रामायण पर सवाल खड़ा कर सकता है। और इस बात को तेजस्वी यादव का पूर्ण समर्थन है। और वैसे भी आप एक बात समझिए, पार्टी में कोई भी नेता अगर कुछ बोल रहा है, चाहे सुधाकर सिंह है अगर नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये बिना तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव के सह के वो नहीं बोल सकते हैं। एक तो ऑडियो भी वायरल हो रहा है, वीडियो भी वायरल हो रहा है। वही बात है कि कैसे बोल लेंगे। चंद्रशेखर यादव अगर कुछ बोलते हैं तो उसमें भी तेजस्वी की हामी है, आलोक मेहता कुछ बोलते हैं तो उसमें भी तेजस्वी की हामी है, और तेजस्वी ने उस पर बजाते मुहर भी लगा दिया अपने बातों से। तो यही रणनीति महागठबंधन की कि जाति में तोड़ना है। अगर नहीं टूटेगा तो इनका पत्ता फिर साफ हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बीजेपी कर रही है। दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ बैठक है, और खबर ये है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। फिलहाल जो कुछ भी होगा लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इस चर्चा में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।